जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 4 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के लिए साइन करी औपचारिक रूप से डील। ब्लैक शार्क टॉर्पेडोज की डील हुई साइन। रशियन राष्ट्रपति की रेजिडेंस पर ड्रोन से हमला होने वाली रिपोर्ट्स। बॉलीवुड मूवी गलवान के टीजर पर चीन भड़का और असम में बस्ट हुआ बांग्लादेश से लिंक एक बड़ा जिहादी नेटवर्क। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स और हैवी वेट टॉर्पेडोज की खरीद के लिए 4,666 करोड़ रुपीस की कीमत के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इसमें से जो CQB यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स वाली डील है तो ये साइन की गई है भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसकी वैल्यू है 2,770 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये दोनों कंपनीज 4.25 लाख से अधिक की क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स आर्मी और नेवी इन दोनों के लिए डिलीवर करेगी, और वो भी एक्सेसरीज के साथ। इसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है हैवी वेट टॉर्पेडोज वाला, तो ये साइन किया गया इटालियन फर्म WASS सबमरीन सिस्टम SRL के साथ, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है करीब 1,896 करोड़ रुपीस। और इसके तहत जो कंपनी है वो भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए 48 हैवी वेट टॉर्पेडोज और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट को सप्लाई करेगी। और इन टॉर्पेडोज की जो डिलीवरी है वो अप्रैल 2028 से शुरू होगी और 2030 की शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हैवी वेट टॉर्पेडोज डिलीवर होनी है उसका नाम है ब्लैक शार्क, जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 50 किलोमीटर तक है। और वैसे आपको याद दिला दें कि कलवरी क्लास सबमरीन्स में ही इंटीग्रेट करने के लिए 30 दिसंबर 2024 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत फ्रेंच फर्म DRDO द्वारा विकसित की गई इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पेडो तक्षक को इस कलवरी क्लास सबमरीन में इंटीग्रेट करने में मदद करेगी। बाकी आज जो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं तो इनको मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारतीय रक्षा मंत्रालय अभी तक 1,82,492 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुकी है। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि कल पिनाका के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला टेस्ट कंडक्ट किया गया है, तो अब इसको लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है उसमें कंफर्म किया गया है कि कल के इस पहले उड़ान परीक्षण में इस पिनाका रॉकेट को इसकी मैक्सिमम रेंज यानी कि 120 किलोमीटर पर टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट के दौरान इसने सभी इन फ्लाइट मनूवर्स को भी डेमोन्स्ट्रेट किया। और इस लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट ने टेक्स्ट बुक प्रिसिशन के साथ टारगेट को इम्पैक्ट किया था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस रॉकेट ने अपने टारगेट को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हिट किया जैसे कि प्लान किया गया था। परफेक्ट एक्यूरेसी, टाइमिंग, ट्रेजेक्ट्री सब कुछ सेम। और जैसे कि पिछले अपडेट में भी हमने आपको कहा था कि इसका मतलब ये भी है कि इसको जिस बेस पर लॉन्च किया जाएगा ये उसी बेस पर जाके गड्ढे करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, जैसा कि अक्सर चाइनीज मिसाइल्स चली जाती हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी कंफर्म किया गया कि पिनाका के इस नए वर्जन को इन सर्विस पिनाका लॉन्चर से ही लॉन्च किया गया था, जो कि ये दिखाता कि पिनाका के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग रेंज पर सेम लॉन्चर से ही लॉन्च किए जा सकते हैं। और निश्चित रूप से ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज मंगलवार को बेंगलुरु में HAL के एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के सिविल वेरिएंट, जिसे कहा गया है ध्रुव NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, तो इसकी पहली उड़ान कंडक्ट की गई थी। ये 5.5 टन का एक लाइट वेट ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसे भारत के टेरेन के हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और ये भी कहा गया कि ग्लोबल सिविल एविएशन मार्केट के रिगरस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड रीजन में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान पर ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया था, और इसी प्रयास के तहत यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भेजे थे, लेकिन रशिया ने उन सभी ड्रोन्स को शॉट डाउन किया और कोई भी डैमेज या कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। जबकि यूक्रेन ने इस दावे को रशिया का एक झूठ कहकर खारिज कर दिया है और यह कहा है कि इस झूठ का उद्देश्य है कि रशिया को यूक्रेन पर हमले जारी रखने का बहाना देना। लेकिन आपको बता दें कि रशियन राष्ट्रपति के निवास स्थान पर ड्रोन से हमला होने वाली घटना पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने का सबसे बेस्ट वे डिप्लोमेसी और डायलॉग ही है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि उन्होंने रशियन राष्ट्रपति की रेजिडेंस को टारगेट करने वाली रिपोर्ट्स को देखा है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, और इस शत्रुता को समाप्त करने और शांति को प्राप्त करने का सबसे कारगर मार्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही हैं। और इसलिए हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी कार्य से बचें जो इन्हें कमज़ोर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि भारतीय प्रधानमंत्री की इस मैसेज में एक बात स्पष्ट है कि भारत ने ऐसा किसी की भी साइड नहीं ली है। भारत ने अपनी पोजीशन वही मेंटेन करके रखी है जो कि शुरू से है,
और न ही भारत ने इस हमले को एक तरह से कंफर्म किया है। और बाकी हमला हुआ है या नहीं हुआ है, ये या तो रशिया जानता है या फिर यूक्रेन। 2026 की शुरुआत से ही आपको भारतीय वायुसेना के कुछ जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकते हैं। भारत ने सदर्न सेक्शन पर एयरफोर्स की एक्सरसाइज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो एक्सरसाइज जहाँ पे होनी है तो वो पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर के बेहद ही करीब है। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए गए वो 6 से 7 जनवरी और 20 से 21 जनवरी के लिए। इसके अलावा एक और अपडेट है कि चाइना ने ताइवान के पास एक मैसिव लाइव फायर ड्रिल्स को कंडक्ट किया है और चीन ने अपने इस मिलिट्री ड्रिल को कोड नेम दिया है जस्टिस मिशन 2025। और जबकि ताइवान ने चीन की इस ड्रिल को एक सैन्य धमकी के तौर पर डिस्क्राइब किया है। और इसी ड्रिल के दौरान चाइना ने एक के बाद एक करीब 10 रॉकेट्स भी लॉन्च किए थे और 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर ताइवान के पास मल्टीपल चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट, चाइनीज नेवी की शिप्स और कुछ अनस्पेसिफाइड गवर्नमेंट वेसल्स भी डिटेक्ट की गई थी। और इसी ड्रिल के दूसरे दिन चाइना ने अपनी ब्लॉकेड कैपेबिलिटीज को भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से शोकेस किया था। यानी कि ये तो स्पष्ट है कि इस ड्रिल के माध्यम से चीन ताइवान को ही धमकाने का प्रयास कर रहा है और उसे ये दिखा रहा है कि वो कैसे उसे जल्दी से घेर सकता है। वहीं से भी जो अमेरिका ने अभी हाल ही में ताइवान के लिए हथियारों की एक बहुत बड़ी सेल को अप्रूव किया था तो उस पर चीन की तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जिसमें चीन का ये कहना है कि अगर अमेरिका ताइवान को लार्ज स्केल के वेपन्स बेचेगा तो चाइना उसको फोर्सफुली काउंटर करेगा। अब वो काउंटर केवल इस तरह की बातों से साइकोलॉजिकली होगा या फिर एक्चुअल में बैटलफील्ड में कुछ देखने को मिलेगा तो वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। बाकी इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि गलवान इंसिडेंट पर बॉलीवुड की एक मूवी आ रही है जिसका टीजर अभी हाल ही में रिलीज किया गया था और हमें उम्मीद है कि वो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अब आपको ये टीजर पसंद आया नहीं आया वो आपका अपना ओपिनियन है, आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन को तो ये टीजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और चाइना की जो स्टेट मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, तो उनके माध्यम से चीन ने एक तरह से गलवान वाले टीजर को क्रिटिसाइज किया है और सो कॉल्ड चाइनीज एक्सपर्ट्स के हवाले से ये क्लेम किया गया है कि ये ड्रामा चाहे कैसा ही हो लेकिन किसी राष्ट्र की पवित्र भूमि पर किसी फिल्म का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खैर ये बात सही भी है, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आई कि चाइनीज एक्सपर्ट्स को ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्योंकि वो पवित्र भूमि तो हमारी है और उस पर हम फिल्म बनाएं या ना बनाएं तो वो हमारा विषय है। पर एक बात तो तय है कि गलवान की लड़ाई उन लड़ाइयों में से एक है जो चीन आखिरी दिन तक भूलने वाला नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें चीन को बहुत ही लंबे समय बाद इतनी बड़ी कैजुअलिटीज हुई थी, वो कैजुअलिटीज जिनको गिनते गिनते उसको इतने दिन लग गए और गलवान में वो हुआ जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और विशेष रूप से असम में एक बड़ी जिहादी एक्टिविटी को एक्सपोज किया है जिस पर हमारी एजेंसीज ने काफ़ी समय से नज़र रखी हुई थी और सेंट्रल एजेंसीज के ही इनपुट्स के आधार पर यह पाया गया कि बांग्लादेश बेस्ड जो एक सुअरों का संगठन है JMB यानी कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, तो उसी की एक ब्रांच है IMK जिसकी फुल फॉर्म है इमाम महमूदार काफिला। तो ये जो मॉड्यूल है असम में ऑपरेट करता हुआ पाया गया है। इस IMK मॉड्यूल को 2018 में बनाया गया था जो कि गजवत उल हिंद वाली आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और जब अगस्त 2024 में बांग्लादेश में रिजीम बदली तो सुअरों के संगठन JMB, ABT, AQIS तो इनके लीडर्स ने भारत में उनके ब्रांच IMK को निर्देश दिए कि भारत के अंदर इन एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करें और उनका काम था असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तो इन जगहों पर युवाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें देश के खिलाफ कामों में लगाना, जिसमें रिक्रूटमेंट, इनका रेडिकलाइजेशन ये सभी शामिल था और कम्युनिकेशन भी इनक्रिप्टेड ग्रुप के माध्यम से होता था जिसका नाम था पूर्व आकाश। और इससे जुड़ने वाले कुछ मेंबर्स ने बांग्लादेश को भी ट्रैवल किया था, वो भी वैलिड पासपोर्ट के साथ, और जो फंड्स हैं वो लोकली रेज किए जाते थे और उन्हें हवाला या फिर UPI ट्रांसफर के माध्यम से बांग्लादेश भेजा जाता था। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, इनका ट्रेनिंग लिंक और इनके एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल का सर्कुलेशन तो इन सभी को कंफर्म किया है और जिसे राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक मेजर थ्रेट पाया गया है। और इसी के तहत 29 और 30 दिसंबर की रात को असम पुलिस के STF ने मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स भी कंडक्ट करी थी और टोटल 10 ऑपरेटिव्स को पकड़ा भी गया, जिसमें इनका की हैंडलर नसीमुद्दीन भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो IMK वाला मॉड्यूल है जो कि बांग्लादेश बेस्ड सुअरों के संगठन JMB का ही आउटफिट है, तो वो असम में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, सीक्रेट मीटिंग्स, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, टेरर फंडिंग, इन सभी चीज़ों के माध्यम से अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहा था। और असम पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सफलतापूर्वक इस मॉड्यूल को बस्ट करके इनके प्रयासों को नाकाम किया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर प्रसाद महादिक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कलवरी क्लास सबमरीन कौन से वर्ष में नेवी की सर्विस में कमीशन की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।